नमस्कार दोस्तों, एब्सोल्यूट वंडर वुमन के 4th, 5th, 6th एंड 7th इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि डियाना को गॉड्स ने अमेज़न से अलग करके सर्सी के पास दे दिया था हेल में और उसे बड़ा करने को कहा था। लेकिन फिर डियाना को स्टीव ट्रेवर मिल गया और उसके बाद डियाना अर्थ पे आ गई, जहाँ पर उसे पता चला कि टेट्रासाइड नाम का मॉन्स्टर हमला कर रहा है, इसलिए वो सारे लोगों पर एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल करती है। तो अब आगे यहाँ हम न्यूज देखते हैं जिसमें वंडर वुमन दिखाई दे रही थी और तब हमें कैंडी नाम की लड़की दिखाई देती है जो ये न्यूज देख रही थी और वो अपने पेपर पर लिखने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस शॉप में वंडर वुमन और स्टीव ट्रेवर आ चुके थे। तभी स्टीव कैंडी से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। तभी कैंडी की बहन इटा आगे आती है और कहती है स्टीव तुम, और वो भी वंडर वुमन के साथ। लेकिन तभी कैंडी को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। ये देख कर डियाना कैंडी से कहती है तुम ठीक हो, मैंने अभी एक स्पेल डाला है यहाँ पर और उसी के कारण हम यहाँ पर बात कर पा रहे हैं। तभी स्टीव इटा और कैंडी से कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये डियाना है और उसी ने मुझे हेल से बचाया था। तभी इटा कहती है वो छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो। जिस पर स्टीव कहता है मैं यहाँ किसी विच से मिलने आया हूँ। ये सुनते ही कैंडी कहती है क्या मैं। तभी डियाना कैंडी से कहती है डरो मत, मैं बस यहाँ कुछ सामग्री लेने आई हूँ। मेरे पास जो था वो सब मैंने इस्तेमाल किया इस सिटी की रक्षा के लिए, और इस क्रीचर से लड़ाई करना है तो मुझे अपने दूसरे हाथ चाहिए। यह प्रस्तुति काम पावरफुल है जो हेफेस्टस ने दिया था, पर यह असली जैसा नहीं है और जिसका मैं सामना कर रही हूँ वो मुझसे बियॉन्ड है। तभी बातें सुनकर कैंडी सारी सामग्री ढूंढने लगती है। ये देख कर डियाना कहती है मुझे जो सारी चीजें चाहिए वो यहाँ आसानी से उपलब्ध है, जबकि मुझे और मेरी माँ को ये चीजें ढूंढने में परेशानी होती थी। तभी डियाना कैंडी से कहती है ये बहुत खास चीज है। तभी कैंडी सारी चीजें इकट्ठा करती है। ये देख कर डियाना कहती है ये तो हो गया, अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो खाली हो। यहाँ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रक्रिया में खून फैलने वाला है। फिर इसके बाद हम डियाना को देखते हैं जो रिचुअल शुरू करती है और तब एक बिजली आकर उसके हाथ पर गिर जाती है। यहाँ बाहर खड़े रहकर इटा, कैंडी और स्टीव ये देख रहे थे। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम सर्सी को देखते हैं जो हेल में कहीं पर आती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि वो विजन्स शुरू हो चुके हैं। ये सुनते ही सर्सी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है ये तुमने किया है ना। जिस पर वो आवाज कहती है ऐसा कुछ मैं नहीं करूंगी, पर हाँ मैंने किया है मेरी प्यारी भक्त। जिस पर सर्सी कहती है अगर मैं आपकी प्यारी होती तो आप मुझे हेल में नहीं रखते और ना ही मुझ पर किसी बच्ची का बोझ डाल दे। जिस पर वो आवाज कहती है यहाँ पर एक ग्रेट और पावरफुल गेम है और उसमें हम सबको अपना किरदार निभाना है, हम सबको बलिदान देना होगा। इस यूनिवर्स का आग बड़ा है और वो जस्टिस की ओर मुड़ना चाहिए, पर हर बार ऐसा ही नहीं होता है, बल्कि ये तो मर जाता है, वो भी हर बार। और अब नहीं, एक रास्ता खुल चुका है पर सब लोग ब्रोकन है इसलिए वो देख नहीं पा रहे हैं। मैं तुम्हें ये काम देना नहीं चाहती थी, पर तुम अकेली हो जो हीरो को बड़ा कर सकती हो। तुम मुझे देख सकती हो सर्सी, तो देखो मैं हूँ हेक्टेट और तुम्हें आशीर्वाद मिलता है और तुम सब याद रखोगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि सर्सी के सामने एक गॉडेस आ गई थी। उसके बाद सर्सी डियाना के पास आती है और तब हमें सर्सी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है उसके बाद विजन्स हमेशा नहीं आते थे पर सही समय पर आते थे। ये असल में डियाना की दुनिया के साथ करने वाली, या असल में डियाना दुनिया के साथ क्या करने वाली है ये विजन्स है, और अगर वो यहाँ से जाएगी तो मैं यहाँ अकेले पड़ जाऊंगी। तभी डियाना जाग जाती है और कहती है मुझे एक पूरा सपना आया था। जिस पर सर्सी कहती है हाँ मुझे भी आया था और वो फ्यूचर का था। तभी हमें सर्सी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है उस रात के बाद मैंने डियाना के लिए लैसो बनाने की तैयारी की और उसके लिए मैंने लव और फायर का इस्तेमाल किया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम डियाना को देखते हैं जिसका रिचुअल पूरा हो जाता है और उसे एक नया हाथ मिल जाता है। तभी डियाना बाहर आती है और कहती है अब मेरी ताकत वापस आ चुकी है, पर मैं तुम सबकी कर्जदार हूँ। यह कहते ही डियाना अपने फेस पर से खून साफ करने लगती है। उसके बाद डियाना इटा से कहती है जब मैं यहाँ आई थी तब बाहर खतरा होने के बाद भी तुम बाहर जा रही थी, क्या तुम किसी को बचाने जा रही थी। जिस पर इटा कहती है मेरा काम था लोगों को बचाने का,
क्योंकि मैं कभी डिटेक्टिव थी पर अब मैं सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। ये सुनने के बाद डियाना वहां से जाने लगती है और कहती है ये बबल जो इस शॉप की रक्षा कर रहा है वो खत्म हो जाएगा और स्पेल काम करने लगेगा। उसके बाद मैं तुम्हें देखना चाहूंगी। ये कहते ही डियाना वहां से बाहर आती है और देखती है कि टेट्रासेड ने तबाही मचा के रखी थी। तभी वंडर वुमन अपने पेगासस के साथ टेट्रासेड के पास आने लगती है और कहती है यह टेट्रासेड शेर तक पहुंच चुका है, इसलिए मुझे उसे पीछ पर लेकर आना होगा। इस टेट्रासेड के टेंटिकल उसके पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब है कि इसका अब डेथ ऑफ फियर खत्म हो चुका है और मुझे मेरा स्पेल भी दिख रहा है जो खत्म होते जा रहा है क्योंकि लोग टेट्रासेड से दूर हो गए हैं, पर ये अब उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। तभी डियाना एक स्पेल पढ़ती है और वहां पर एक बड़ा सा ब्लेड लाती है और उस ब्लेड से कहती है हेलो दोस्त, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें वो पसंद आएगा, पर उससे पहले हमें इस टेट्रासेड को वापस पिच पर लाना होगा ताकि वो सिविलियन से दूर रहे। ये कहते हुए वंडर वुमन एक चीज निकालती है और उस पर अपना स्पेल डाल के वो फोड़ देती है, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा साउंड हो चुका था। यह वंडर वुमन तुरंत अपने कान बंद करती है तो वही हम टेट्रासेड को देखते हैं जिसे भी ये साउंड आ चुका था और तब वो साउंड की ओर आकर्षित हो जाता है। यहाँ वंडर वुमन देखती है कि उसकी तलवार अब ग्लो होने लगी थी, इसलिए वंडर वुमन उस पर अपने स्पेल डालती है और फिर उसे लेकर टेट्रासाइड को रोकने निकलती है। तभी वंडर वुमन उस बड़ी सी तलवार को लेकर आसमान में जाती है और फिर जोर से घुमाकर सीधा उस टेट्रासाइड पर फेंक देती है और कहती है हे गॉडेस एथेना, अपनी तलवार से इसे 2 हिस्सों में कर दो। यह कहते ही हम देखते हैं कि वो तलवार सीधा उस टेट्रासाइड पर गिर जाती है और उससे उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, जिसके कारण टेट्रासाइड गिर गया था। या न्यूज पर यही बातें दिखाई जा रही थी तो वही हम व्हाइट हाउस देखते हैं जिसमें मिस्टर प्रेसिडेंट ये न्यूज देख रहे थे। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट केल से पूछते हैं कि कमांडर कोल कहाँ पे है, लेकिन केल का ध्यान नहीं था। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट फिर से बुलाते हैं। तभी केल कहती है भले ही इसने इस चीज को खत्म कर दिया हो पर अब भी हमारे पास और भी कई सारे प्रॉब्लम्स है। या हम न्यूज चैनल देखते हैं जहां पर दिखाया जा रहा था कि टेट्रासाइड खत्म हो चुका है तो वही हम एब्सोल्यूट वंडर वुमन को देखते हैं जो अपनी तलवार वापस पकड़ती है और उस तलवार से कहती है हेलो माय फ्रेंड, थैंक यू। लेकिन तभी वंडर वुमन देखती है कि वहां पर कुछ आ रहा था और तब हम भी देखते हैं कि वहां पर टेट्रासाइड को मारने के लिए कुछ मिसाइल छोड़े गए थे जो टेट्रासाइड से हिट हो जाते हैं और वहां पर धमाका हो जाता है। लेकिन तभी टेट्रासाइड बाकी के आने वाले मिसाइल्स की दिशा बदल देता है, जिसके कारण वो मिसाइल अब सिटी में गिरने वाली थी। ये देखकर वंडर वुमन तुरंत उन मिसाइल्स को रोकने जाती है, लेकिन वो मिसाइल सिटी पर गिरने वाले थे। ये देखकर वंडर वुमन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन मिसाइल्स की दिशा बदल देती है, लेकिन उन 3 मिसाइल्स में से 2 अपनी दिशा बदल देते हैं, पर अब भी एक सिटी में हिट करने वाला था। ये देखकर वंडर वुमन भी अपनी पूरी ताकत लगाने जाती है ताकि वो मिसाइल रुक जाए, लेकिन वो मिसाइल सिटी को हिट करने वाली थी। लेकिन तभी उस मिसाइल के सामने पेगासस आ जाता है और उस मिसाइल को आसमान में फोड़ देता है। ये देखकर वंडर वुमन कहती है थैंक यू हिप्टेड और थैंक यू पेगासस। लेकिन तभी वंडर वुमन देखती है कि वहां पर और भी फाइटर जेट्स आ रहे थे। तभी उनमें से एक जेट के पास वंडर वुमन आती है और उसके पायलट से कहती है तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर वो पायलट मान जाता है और चला जाता है। तो वही वंडर वुमन टेट्रासाइड के पास चली जाती है। अब कहानी पास में जाती है और हम सर्सी को देखते हैं जो डियाना से बात कर रही थी। तभी सर्सी कहती है ये लास्ट रिसोर्ट है डियाना, पर हमें ये 1 से अधिक बार लगेगा। तभी डियाना सर्सी से कहती है मेरे फ्यूचर के बारे में मैं कुछ बात कर सकती हूँ, जिस पर सर्सी कहती है मुझे माफ करना डियाना, मैंने तुम्हें फ्यूचर की झलक दिखाई थी और वो अच्छी नहीं थी और वो ग्लोरियस भी नहीं थी। वहां पर बस ब्यूटी और हॉरर है और उसके साथ डेंजर और अपॉर्चुनिटी, इसलिए तुम्हें इसकी आवश्यकता है। यह कहते सर्सी डियाना को एक लाश देती है। तभी देखकर डियाना कहती है ये तो सैक्रिफाइस है, जिस पर सर्सी कहती है हाँ ये सब कुछ पकड़ सकता है और ये तुम्हें कुछ भी बना सकता है। यह सुनते ही डियाना कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डियाना उस लैसर के साथ प्रैक्टिस करने लगी थी और तो वंडर वुमन उसे खत्म करके वापस सर्सी के पास आती है और कहती है ये काम कर गया, पर यह करना मुझे बुरा लगा। जिस पर सर्सी कहती है एक बात याद रखो, हर कोई जो तुम्हें मिलेगा वो दोस्त नहीं होगा। कुछ हो सकते हैं तुम्हें मारने का प्रयास करेंगे और यह हथियार जो मैंने तुम्हें दिया है ये इसके लिए काम आएगा। अब तुम्हें देखकर लगता है कि जिसे तुम लड़ाई करने जा रही हो उसने तुम्हें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, लेकिन तुम बच गई, तो उसके लिए इसका आभार मानो। ये कहते सर्सी वहां से चली जाती है। तभी डियाना कहती है मदर ये बुराई देख नहीं सकती है,
या फिर उन्हें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन तभी हेक्टेड डियाना के सामने आती है और कहती है, तुम सही हो, तुम जो बातें कर रही थी वो दोनों सही है। यह सुनते ही डियाना कहती है, मुझे दूसरी बात से डर लगता है। तभी हेक्टेड वो लासो पकड़ती है और कहती है, उसे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि वो जानती है किसको कैसा होना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी माँ ने फ्यूचर में देखा है, इसलिए उसने ये वेपन बनाया क्योंकि वो जानती है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तभी डियाना कहती है, उसे फ्यूचर पता नहीं है, बस उसे उसके कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। जिस पर हेक्टेड डियाना से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अंत की ओर ले जा रही है? जिस पर डियाना ना कहती है। तभी हेक्टेड पूछती है, तो बात क्या है? जिस पर डियाना कहती है, मैं उन पर भरोसा करती हूँ क्योंकि वो झूठी है इसलिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि मैंने उन पर कभी शक नहीं किया है और ये वेपन लेकर हम एक जैसा नहीं सोचते हैं। ये बातें सुनकर हेक्टेड डियाना से कहती है, तुम फुलिश हो। जिस पर डियाना कहती है, मुझे माफ करना, मैं कुछ अधिक बोल गई। तभी हेक्टेड कहती है, ये लासो तुम्हारी माँ है, उन्होंने बड़े प्यार से और दर्द से बनाया है। ये लासो ट्रांसमॉर्गिफिकेशन है क्योंकि इसे तुम ट्रांसफॉर्म हो सकती हो और यही वो बात जानती है और तुम्हारे लिए वो अच्छा चाहती है और वो तुम ही थी जिसके कारण उसने ये बनाया। उसके लिए मुझसे अधिक तुम हो। ये कहते ही हेक्टेड वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद डियाना सर्सी के पास आती है और कहती है, मुझे माफ करना मदर। जिस पर सर्सी कहती है, यहाँ पर माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। जिस पर डियाना कहती है, हाँ है, आप पावरफुल हो और सबसे महान सॉर्सरर भी। आपने मुझे सिखाया और मेरी माँ की तरह मुझे पाला। ये किसने दिया ये भूलना आसान है, पर ये सेट मेड है। तभी सर्सी डियाना से कहती है, ये लासो मैंने अपने लिए बनाया नहीं है, पर अब मैं देख रही हूँ कि ये अच्छी चीज है। मेरे विजन नैरो है, पर मैं भी तुम्हें लेकर गलत थी। जिस पर डियाना कहती है, वो चाहे कुछ भी हो, पर आपको मुझे सिखाना होगा इसे कैसे मास्टर करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एब्सोल्यूट वंडर वुमन को देखते हैं जो लासो को लेकर अपने हाथ को बांधती है और कहती है, मदर सही है, इसके लिए फोकस करना होगा, पर इसे ठीक होना बाद में देख लेंगे। इस टेट्रासाइट के कोई नेचुरल एनिमीज नहीं है, पर यह साउंड की ओर आकर्षित होता है। लेकिन तभी वहां पर पेगासस आ जाता है, जिसे देखकर वंडर वुमन कहती है, ये मेरी आंखों के सामने ही था, अब मैं उसकी तरफ बन जाती हूँ। ये वही है जो टेरिबल के साथ ट्रैजिक भी है, ये वही है जो श्राप देती है और श्रापित भी है। ये कहते ही डियाना लासो को आसपास बांधकर ट्रांसफॉर्म होने लगती है और कहती है, अब से मैं ही डूम हूँ और मैं ही मेडुसा हूँ। ये कहते ही हम डियाना को देखते हैं जिसे लासो के जरिए मेडुसा में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, जिसको श्राप मिला है कि उसकी आंखों में जो देखेगा वो पत्थर बन जाएगा। या स्टीव, इटा, कैंडी और बाबरा ये देखकर चौंक गए थे। तभी बाबरा सबसे कहती है, ये मेडुसा है, उसने अपने आप को मेडुसा में बदल दिया। तभी इटा पूछती है, ये मेडुसा कौन थी? जिस पर बाबरा कहती है, वो प्रिस्टेस थी, वो भी गॉडेस अथीना की, पर पोसाइडन ने उसके साथ गलत किया, वो भी अथेना के टेम्पल में। इस पाप के लिए अथीना ने उसे रूप लेने का श्राप दिया, पर बात सिर्फ रूप बदलने की नहीं थी। श्राप ये भी था कि जो कोई भी मेडुसा की आंखों में देखेगा वो पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा। ये कहते हैं हम डियाना को देखते हैं जो मेडुसा बन के टेट्रासाइट के पास आने लगती है और उसके सामने आवाज करके उसे आकर्षित करती है, जिसके कारण टेट्रासाइट उसकी आंखों में देख लेता है और तब वो पूरा पत्थर का बन जाता है। या ये देखकर स्टीव कहता है, यह मर चुका है, पर वो अब भी मेडुसा क्यों है? जिस पर ईटा कहती है, यह इतना सिंपल नहीं होगा, अगर तुम कुछ और बन जाओगे तो तुम पहले क्या थे ये तुम्हें याद कैसे रहेगा? जिस पर स्टीव कहता है, उसे याद नहीं होगा, पर उसके दोस्त उसे याद दिलाएंगी। ये सुनते ही ईटा स्टीव को रोकने लगती है, लेकिन तब स्टीव ईटा से कहता है, डियाना ने मेरे लिए अपना हाथ काट दिया ताकि मैं वहां से बाहर निकल सकूं। ये एहसान मुझ पर अब भी है और वो मुझे पूरा करना है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। यह कहते स्टीव अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर बाहर निकलता है। यहाँ डियाना पूरी तरह मेडुसा बन जाती है, लेकिन तभी उसके पास स्टीव आता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकती हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम महान हीरो हो जिसने मुझे अंडरवर्ल्ड में फंसने से बचाया था और उसके लिए तुमने अपना एक हाथ खो दिया ताकि मैं वहां से बाहर निकल सकूं। तुम्हें याद करना होगा तुम डियाना हो, सर्सी की बेटी। ये कहते ही डियाना फिर से नॉर्मल हो जाती है और स्टीव को हक करती है। तभी स्टीव डियाना से पूछता है, क्या ये सच में खत्म हुआ? जिस पर डियाना कहती है, हाँ खत्म हो गया, लेकिन अब जो मैं करने वाली हूँ वो सेटिस्फाइंग होगा। ये कहते ही डियाना टेट्रासाइट पर जोरदार पंच मारती है और उसे तोड़ देती है
और फिर वहीं पर बैठकर सारे गॉड्स और गॉडेस को थैंक्स करने लगती है। तभी बाबरा डियाना से पूछती है, तुम्हें कैसे पता था? जिस पर डियाना कहती है, ये तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे बस मेडुसा की कहानी पता थी और उसके साथ बुरा हुआ था, पर तुम लोगों ने मुझे वापस लाकर बहुत बड़ा काम किया और इसके लिए मैं तुम सबकी आभारी हूँ। तभी वहां धरती में से एक पोर्टल खुलने लगता है। ये देखकर स्टीव डियाना से पूछता है, क्या तुम जा रही हो? जिस पर डियाना कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन तभी वो धरती फट जाती है और उसमें से एक बड़ा हाथ बाहर आता है और डियाना को खींचकर अपने साथ ले जाता है। या ये सब कुछ देखकर स्टीव, कैंडी, ईता और बाबरा कंफ्यूज हो जाते हैं। या हम थ्रोन ऑफ हेडिस देखते हैं जहां पर डियाना आके गिर जाती है, वो भी अपने पूरे आर्मर में। तभी डियाना वहां पर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाओ और अपना चेहरा दिखाओ। यह सुनते ही एब्सोल्यूट वंडर वुमन अपना हेलमेट निकालती है। तभी हम देखते हैं कि आवाज किसी और की नहीं बल्कि हेडिस की थी, जो डियाना का फेस देखकर कहता है, तुम अब अंडरवर्ल्ड छोड़कर जा सकती हो। जिस पर डियाना कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। जिस पर हेडिस कहता है, तुम्हें जानना होगा, पर उससे पहले तुमने अपने हथियार उतारे क्यों नहीं? यह कहते हम वहां पर किसी को देखते हैं जो कहती है, डियाना का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर हेडिस उस महिला से कहता है, डियाना ने जो कुछ भी पहना है वो सब कुछ हथियार है, इसलिए अभी कभी सारे हथियार उतार दो। ये सुनते ही डियाना कहती है, तुम गॉड हो, फिर भी तुम मेरे हथियारों से भयभीत हो। ये कहते ही डियाना अपने वेपन उतारने लगती है। तभी हेडिस कहता है, मैं भयभीत नहीं हूँ, मुझे बस क्यूरियोसिटी है। ये सुनते ही डियाना अपने जूते उतारने लगती है और कहती है, अच्छा तो ये सारी कहानी ये है। ये कहते ही डियाना अपने सारे वेपन्स उतारती है और वहीं पर खड़ी रहती है और कहती है, अब खुश हो? तभी हेडिस कहता है, तुम्हें क्या लगा डियाना, मुझे उस एन्चेंटेड पाउच के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? ये मैजिक उसी से आ रही है, इसलिए उसे भी उतार दो। तभी डियाना वो पाउच उतारती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कार्टून के फैन होंगे। यह सुनकर हेडिस कहता है, अपनी जुबान को अपने काबू में रखो। तभी डियाना वहां पर अपने सारे वेपन्स रखती है। यह देखकर हेडिस कहता है, ये बढ़िया है, अब मेरे पास वो लाल रंग के लाशों को ले आओ। जिस पर डियाना कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिस पर हेडिस कहता है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जिस पर डियाना कहती है, यहाँ पर अगर कोई इस वेपन को उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। हम इतने खतरनाक हथियार को इतनी खतरनाक जगह पर कभी बनाते नहीं, अगर हम इसको चलाना नहीं जानते तो। ये बातें सुनकर हेडिस डियाना से पूछता है, हमसे मतलब क्या है? जिस पर डियाना कहती है, मैं और मेरी माँ ने बनाया था। अगर तुम ऐसी जगह पर रहते जहाँ पर हर पल तुम पर खतरा है और कोई तुम्हें मारना चाहता है तो ऐसे वेपन बनाने पड़ते हैं। तभी बातें सुनने के बाद हेडिस डियाना से कहता है, ठीक है, अब मुझे इस नेमेसिस लाशों के बारे में बताओ। तभी डियाना कहती है, जब मैं छोटी थी तब सरसे मुझे आइलैंड के कुछ कोने में भेजती थी कुछ चीजें लाने के लिए। जब मैं बड़ी हुई तब वो मुझे कुछ खतरनाक चीजें ढूंढने भेजती थी, लेकिन फिर उसने मुझे प्रोमेथियस के पास भेजा और तब मैं अपनी माँ की असली विजन को जान पाई। यह सीन शिफ्ट होती है और हम डियाना को देखते हैं जो माउंट प्रोमेथियस पर आ जाती है। तभी हमें डियाना की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, उस समय उसे कुछ और कहते थे, पर जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं इसे माउंट प्रोमेथियस के नाम से जानूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने वहां पर प्रोमेथियस को बांध के रखा है। ये पहाड़ उसी का हुआ। ये कहते हैं हम डियाना को देखते हैं जो पहाड़ चढ़कर ऊपर आती है और देखती है कि वहां पर प्रोमेथियस को बांध के रखा था। तभी डियाना अपने एक्स से अपने हाथ पर खून निकालती है और कहती है, आपके ऑनर में मेरा खून बहा है, तो मेरी आवाज सुनो और इस एक्स को अपना आशीर्वाद दो, ये जस्टिस के नाम पर वार कर सके। तभी वो एक्स ग्लो होने लगती है। यह देखकर डियाना वो एक्स ऊपर करती है और कहती है, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये कहते हैं डियाना वो एक्स से प्रोमेथियस की चेन पर पार करती है और उस चेन को तोड़ देती है, जिसके कारण प्रोमेथियस आजाद हो गया था। तभी प्रोमेथियस अपना हाथ आगे करता है। ये देखकर डियाना अपना एक्स उसके हाथ पर रखती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैं जानती हूँ मेरे पास आपको पूरी तरह आजाद करने की ताकत नहीं है, पर फिर भी मैंने किया। तभी वहां पर एक बड़ा सा ईगल आ जाता है जिसे डियाना अपने हाथ पर रखती है और कहती है, अभी तुम्हें इसे खाना नहीं है। मैं जानती हूँ कभी गॉड्स भी गलत होते हैं, तो क्या तुम्हें ये बात सच नहीं लगती? ये कहने के बाद डियाना उस ईगल को भेज देती है। तभी डियाना प्रोमेथियस से कहती है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो वापस नहीं आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं आएगा। ज़्यूस की हरकतों को कोई ठीक नहीं कर सकता है। ये कहते ही डियाना कुछ निकालती है और कहती है, जितना पीना है उतना पी लो। तभी प्रोमेथियस डियाना से कहता है, सर्सी हमेशा से क्लियर थी,
मैं खुश हूँ कि वो अंडरवर्ल्ड में रहकर बिगड़ने गई, और मैं ये देखकर भी खुश हूँ कि उसकी एक बेटी भी है। ये कहते ही प्रोमिथस उस बैग से पानी निकालकर पीने लगता है और कहता है, तुमने किया, इसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए होगा। जिस पर डियाना कहती है, हाँ चाहिए, पर इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस पर प्रोमिथस कहता है, पहले बताओ, बाद में देख लेंगे। तभी डियाना एक बोतल निकालती है और कहती है, मैं आपके खून का एक अंश चाहती हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं इसे अच्छे काम में इस्तेमाल करूंगी। तभी बातें सुनकर प्रोमिथस अपना हाथ आगे रखता है और डियाना से कहता है, मेरे हाथ पर वार करो और खून ले लो, और इसके अलावा और भी जो चाहिए वो ले लो। जिस पर डियाना कहती है, मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ। तभी प्रोमिथस कहता है, तुम इसके लिए वर्दी हो। क्या तुम भूल रहे हो? मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही फ्यूचर देख सकता हूँ। तुम्हारे सामने एक खतरनाक रास्ता है जिस पर तुम चलने वाली हो, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद लोगी? जिस पर डियाना कहती है, थैंक यू। जिस पर प्रोमिथस कहता है, ठीक है, अब मेरे हाथ पर वार करो और खून ले लो। ये सुनते ही डियाना प्रोमिथस की उंगली पर वार करती है और खून निकालती है और फिर अपने बोतल में भरती है। तभी प्रोमिथस कहता है, डियाना, ये मेरी तरफ से है। ये कहते ही पास के लावा में कुछ होने लगता है और उसमें से कुछ बाहर आता है। तभी प्रोमिथस डियाना से कहता है, ये कभी मेडुसा के खून से बना था, लेकिन फिर ज़्यूस ने उसे धोखा दिया और मार दिया, लेकिन अब ये तुम्हारे काम आएगा। ये कहते ही उस लावा से पेगासस बाहर आता है और फिर डियाना उस पर बैठकर चली जाती है। या हम डियाना को देखते हैं जो हेडिस के सामने खड़ी थी। तभी हेडिस डियाना से कहता है, ये लाशो सिर्फ हेडिस के खून से नहीं बना है, इसमें कुछ और भी है, कुछ डार्क और वेनमस है। जिस पर डियाना कहती है, हाँ है, और वो है बेसिलिक। तभी हेडिस कहता है, तुमने बेसिलिक को मार डाला, वो भी ट्रॉफी के तौर पर? यह कोई जस्टिस की बात नहीं है। जिस पर डियाना कहती है, मैं किसी को ट्रॉफी के तौर पर नहीं मारती हूँ। इस बेसिलिक की आत्मा मासूमों के खून से भरी है। जिस पर हेडिस कहता है, वो तो तुम सबकी है। जिस पर डियाना कहती है, मैंने उसके लिए उसे मारा नहीं है। ज़्यूस इस बात से गुस्सा है कि मैं अब भी जीवित हूँ और उसने मुझे मारने के लिए भेजा था, और वो हर पल मेरे यहाँ घूमता था, इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए उसी के घर पर वार किया। उसकी आंखों में देखना मतलब मौत को देखना है, इसलिए उसके घर में घुसने से पहले मैंने अपने आप को एक स्पेल के जरिए अंधा करवा लिया। यह उसकी वजह से कमजोर था, पर फिर मैंने उसकी असली कमजोरी का इस्तेमाल किया। बेसिलिक स्मेल को लेकर सेंसिटिव है, और जो विच अपने आप को अंधा कर सकती है वो स्मेल को मैनिपुलेट कर सकती है। इस स्मेल से वो बौखला गया, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने अपनी सेंसेस को भी रोक दिया था। यह कहते हम डियाना को देखते हैं जो बेसिलिक पर हमला कर देती है और उसे खत्म करती है। या हेडिस कहता है, तुमने उसे मार दिया और फिर तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर उसका वेनम निकाला। जिस पर डियाना कहती है, एक विच कभी भी कुछ भी चीजों को वेस्ट होने नहीं देती है। जिस पर हेडिस कहता है, यह सब मेरे लिए एजुकेशन है और थेरोटिकल भी। जिस पर डियाना कहती है, क्या थेरोटिकल? तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया? जिस पर हेडिस कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर तुम्हें कंजर्वेशन को समझना होगा। तभी डियाना कुछ देखती है और उसे आंखें भर आती है, और तब हम देखते हैं कि वहां पर हेडिस ने सरसी को बांध के रखा था। और तब हेडिस कहता है, हम सबकी कमजोरी होती है और तुम्हारी तो बड़ी आसान है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम डियाना का बचपन देखते हैं जब खेल रही थी, लेकिन तभी उसके सामने लेडी प्रेसिफोन आ जाती है और कहती है, हेलो डियाना, आओ और मेरे ट्री से मिलो। तभी डियाना प्रेसिफोन से पूछती है, क्या सच में ये ट्री है? जिस पर प्रेसिफोन कहती है, हाँ, वो अब छोटी है जैसे कि तुम हो, पर एक दिन वो बड़ी हो जाएगी और तुम भी। तभी प्रेसिफोन उन पत्तों को छूते हुए कहती है, मैं हमेशा से इस अंडरवर्ल्ड में घूमती रहती हूँ, क्योंकि जहां मैं जाती हूँ लाइफ मेरे पीछे आती है, पर इस अंडरवर्ल्ड में वो खत्म हो जाती है, पर कभी कभी कुछ खास होता है जैसे वो बच जाते हैं। तो आओ और मुझे दिखाओ अपना घर, उसके बाद हम और कुछ ग्रो करेंगे। ये सुनते ही डियाना प्रेसिफोन के साथ चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रेसिफोन के जाने के बाद वो पौधा मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम हेल का डैम्ड एरिया देखते हैं जहां पर डियाना की फाइट किसी टाइग्रेस से हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि यह फाइट हेडिस और प्रेसिफोन देख रहे थे। तभी हेडिस प्रेसिफोन से कहता है, थैंक यू वाइफ, मैं तो मैजिक को अरीना में बंद करने की सोच रहा था, और अब ये इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। यहाँ डियाना उस टाइगर बीन को पीछे फेंकती है, तो वही ये देखकर प्रेसिफोन हेडिस से कहती है, मुझे लगा कि जब डियाना तुम्हारे चीमर्स को एक हाथ से खत्म कर देगी तो अच्छा होगा। अब कहानी पास में जाती है और हम वाइल्ड आइसल देखते हैं जहां पर डियाना सोई हुई थी। तभी सरसी अपने घुटनों पर बैठकर हेक्टेड से कहती है, हेक्टेड, मेरी बातों का जवाब दो। मैंने आपके लिए ऑफरिंग दी है,
लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। ये सब डियाना के लिए है और इसीलिए मैं जवाब चाहती हूँ। तभी हेक्टेट सर्सी के सामने आती है और कहती है, जो कहना है वो जल्दी कहो, मेरे पास बस कुछ ही क्षण है। तभी सर्सी हेक्टेट से कहती है, मैं जानती नहीं हूँ कि डियाना को इस सेल से बाहर कैसे निकाले, और जब समय आएगा तब मैं ये कैसे कर पाऊंगी। जिस पर हेक्टेट कहती है, ये तुम बड़े हिम्मत से करोगी। तब दो रास्ते होंगे, पहला तो टेम्पररी होगा जो तुम्हारे काम का भी नहीं होगा, पर दूसरा परमानेंट है। और एक बात याद रखना, आंखें हर जगह है पर रास्ता बन चुका है। बहुत समय पहले मैंने जाना कि हेरा सही है और ज़्यूस अमेज़न की ओर आने वाला है। तब मैंने हेडिस को इम्प्रेस किया, वो भी एक सिंपल पर डायबोलिकल स्टोरी बताकर। उसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ अरीना में। ये कहती है हेक्टेट सर्सी को एक किताब देती है जिसका टाइटल था लेडी या टाइगर। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम टाइग्रेस को देखते हैं जो डियाना के साथ लड़ाई कर रही थी। तभी वो टाइग्रेस अपने मुंह से आग निकालकर डियाना पे छोड़ती है। ये देखकर हेडिस पर्सिफोन से कहता है, माय क्वीन, मुझे लगा था कि आप प्रिंसेस को लेकर गलत हो। जिस पर पर्सिफोन कहती है, यह आगे पता चल जाएगा। तभी हेडिस सर्सी की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे लग रहा है सर्सी? ओ हाँ, मैं तो भूल गया, तुम्हारा मुंह बंद है तो तुम बोलोगे कैसे? यहाँ वो टाइगर अपने नाखूनों से डियाना की कमर पर वार करता है, जिसे देखकर सर्सी की आंखों से आंसू निकलते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम सर्सी को देखते हैं जो हेक्टेट की दी हुई किताब की कहानी डियाना को सुना रही थी। तभी सर्सी कहती है, इस कहानी का नाम लेडी या टाइगर है और यह कहानी पुरानी है पर मुझे ये अब मिली। तो वंस अपॉन अ टाइम एक सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी और वो एक हैंडसम लड़के के प्यार में गिर गए जो राजकुमार नहीं था। जब उस राजकुमारी के पिता को यह बात पता चली तब उसने राजकुमारी के प्रेमी को अरीना में बुलाया और कहा, यह एक ऐसी जगह है जहां पर गॉड्स फेथ तय करते हैं, पर सब जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अरीना में उस लड़के को दो दरवाजों का सामना करना पड़ेगा। एक के पीछे लड़की होगी और वो द्वार चुन लेगा तो उसे वो लड़की मिल जाएगी और लंबी और अच्छी लाइफ मिल जाएगी। पर अगर दूसरा द्वार खोला तो उसे टाइगर का सामना करना होगा और मौत का भी। तभी डियाना सर्सी से पूछती है, क्या वो टाइगर से बात नहीं कर सकता है? जिस पर सर्सी कहती है, हर कोई जानवर से बात नहीं कर सकता है। उसके पास बस टाइगर का सामना करने का ऑप्शन ही था। पर राजकुमारी को भी उस लड़के से प्यार था, इसलिए उसने तय किया कि वो पता करेगी कि वो कौन सा डोर है जो उसे आजादी दे सकता है और फिर वो उसे बता देगी। पर फिर राजकुमारी ने जाना कि जो सुंदर महिला उस डोर के पीछे है वो वही है जिसे वो जला करती थी। वो लड़की जिससे सूटर ने कभी प्यार नहीं किया था और प्रिंसेस हेट करती थी। ये चॉइस दर्दनाक थी पर आसान भी थी, जो अचानक से एक बुरी सजा बन गई। अपने प्यार को किसी के साथ भेजना और स्वयं वहीं पर फंसे रहना हमेशा के लिए दर्द से कम नहीं था। जब सुबह वो लड़का चुनाव करने वाला था तब राजकुमारी ने मुड़कर उसे बताया कि कौन सा दरवाजा चुनना है और उसने वही किया। यह कहते हम वो लड़के को देखते हैं जो एक दरवाजा चुन लेता है और चला जाता है। यहाँ डियाना सर्सी से पूछती है, आगे क्या हुआ? जिस पर सर्सी कहती है, यहीं पर कहानी खत्म हो गई। जिस पर डियाना कहती है, क्या खत्म हो गई? पर मुझे तो पता करना है कि आगे क्या हुआ। जिस पर सर्सी कहती है, तुम पॉइंट को नहीं समझी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम डियाना को देखते हैं जो टाइगर को जोरदार पंच मारती है। यहाँ पर्सिफोन हेडिस से पूछती है, इस लड़ाई का पॉइंट क्या है? तो वही डियाना और उस टाइगर की लड़ाई जारी थी। यहाँ पास्ट में सर्सी डियाना से कहती है, उस राजकुमारी ने अपनी मुंडी घुमाकर यह दरवाजा दिखा दिया जो उस लड़के ने चुना था और उसने वो चुन लिया। जिस पर डियाना कहती है, मैं अब भी नहीं समझी। जिस पर सर्सी कहती है, एक दिन तुम समझ जाओगी। तभी डियाना कहती है कि अगर गॉड्स फेथ तय करते हैं तो ये सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पर तो राजकुमारी तय कर रही है। मुझे ये राजकुमारी पसंद नहीं है, वो मतलबी है, वो तो उस लड़के से प्यार भी नहीं करती है। जिस पर सर्सी कहती है, तुम सही हो, हमें उसे समझना नहीं है। मुझे लगता है राजकुमारी ने उस लड़के के लिए मौत चुनी है। यहाँ वो टाइग्रेस अब भी भारी पड़ रही थी। तभी डियाना खड़ी होती है और कहती है, सब लोगों की तरह तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारी नहीं है, पर अगर तुम हार नहीं मानोगी तो मेरे पास तुम्हारी जान लेने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही वो टाइग्रेस जोर से रोर करती है। उसके बाद डियाना उस टाइग्रेस का गला पकड़ के रखती है और हेडिस से कहती है, ये बहुत मार खा चुकी है हेडिस, अब इसका खून मेरे हाथों से मत करवाओ। जिस पर हेडिस कहता है, तुम में से एक ही इस अरीना को छोड़ सकता है। जिस पर डियाना कहती है कि अगर तुम मुझे फोर्स करोगे इसे मारने के लिए तो तुम कोई गॉड नहीं हो। जिस पर हेडिस कहता है, तुम्हें बातें गॉड से कह रही हो। ये सुनते ही डियाना उस टाइग्रेस को मार डालती है और उसे वहीं पर रखकर गॉडेस थेमिस से कहती है, अगर आप सच में जस्टिस करते हो तो मुझे अपनी ताकत दो और देखो यहाँ पर क्या हुआ है। यह कहते ही डियाना हेडिस की ओर देखती है और कहती है,
हेडिस, तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम बस जेल के जल्लाद हो और कुछ नहीं। ये सुनते ही हेडिस को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई? जिस पर डियाना कहती है, हाँ हुई, तुम बस एक अड़ियल बच्चे हो जिसे ज़्यूस ने यहाँ पर बांध के रखा है। ये कहते ही डियाना और पावरफुल होती जा रही थी। ये देखकर हेडिस कहता है, ये इतनी पावरफुल कैसे हुई? लेकिन तभी डियाना हेडिस के पास आती है और कहती है, तुम जानते हो मैं इतनी पावरफुल हूँ, इसीलिए तुम यहाँ रख रहे हो। ये शर्मनाक बात है और जो जानते हैं वो जानते हैं कि इनजस्टिस है और यहाँ पर रेकनिंग की डिमांड है। पर आज तुम्हारी रेकनिंग नहीं होगी, पर तुम्हारा समय आएगा। पर तब तक मुझे लगता है कि एक गेम पूरा करना है। तो तुम 2 दरवाजों के बारे में जानते हो ना? जिस पर हेडिस कहता है, हाँ जानता हूँ। उसमें से एक दरवाजे के पीछे मौत है और दूसरे के पीछे आजादी। पर अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारी माँ को जानना चाहिए कि आजादी वाला दरवाजा कौन सा है। तुम वापस कभी भी अपने माँ से मिल नहीं सकती हो और तुम्हें मौत आने तक इस अंडरवर्ल्ड से बहिष्कार किया जाएगा। तभी हेडिस सर्सी को देखता है और कहता है, तुम अपनी बेटी को खो दोगी हमेशा के लिए। तुम्हारी दुनिया पहले जैसी वीरान हो जाएगी। यह सारी बातें सुनकर सर्सी रोने लगती है। तभी हेडिस कहता है, अपना चुनाव कर लो। यह सुनते ही सर्सी अपना सर लेफ्ट की ओर घुमाती है। यह देखकर डियाना तुरंत लेफ्ट की ओर जाती है और वहां का डोर खोल देती है और कहती है, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए मदर। ये कहते हम देखते हैं कि डियाना ने सही दरवाजा चुना था। यहाँ यह देखकर हेडिस हैरान रह जाता है और कहता है, तुमने अपनी आजादी जीत ली है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। तभी डियाना कहती है, कुछ समय पहले मैंने कुछ अनार के बीज खाए थे जो तुम्हारी वाइफ ने दिए थे। यह कहते ही डियाना सर्सी की बेड़ियां खोलने लगती है। तभी हेडिस अपनी वाइफ से पूछता है, ये तुमने क्यों किया? जिस पर पर्सिफोन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस कुछ बीज थे जो खिलाए थे जिसमें पूरे साल में 1 महीना अंडरवर्ल्ड में रहने की ताकत है। डियाना ये बात समझ गई और इसलिए वो साल में 1 महीना यहाँ इस अंडरवर्ल्ड में रह सकती है। और अगर तुम ये कानून तोड़ दोगे तो तुम जीत जाओगे पर अपनी वाइफ खो दोगे। ये बातें सुनकर हेडिस डियाना से कहता है, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और एक बहुत बड़े व्यक्ति को अपना शत्रु बनाया है। जिस पर डियाना कहती है, यही बात मैं तुमसे कहती हूँ। यह सुनते ही हेडिस वहां से चला जाता है। यहाँ डियाना पर्सिफोन से कहती है, आपने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आपकी कर्जदार रहूंगी। जिस पर पर्सिफोन कहती है, तुम जो अच्छा काम कर रहे हो वो करते रहो। उसके बाद डियाना सर्सी को वापस अपने घर लाती है। तभी सर्सी कहती है, इतने सालों से मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सिखा रही हूँ अरीना को कैसे हराए, पर सच तो ये है कि तुम मुझे सिखा रही थी। जिस पर डियाना कहती है, हम दोनों एक दूसरे को सिखा रहे थे। इन लोगों ने मुझे पनिश करने के लिए मुझे रोका, पीछे रखा और बदले में मुझे वो माँ दी जो सारे राज जानती है इस दुनिया के, और मुझे भी सिखाया मैं इस जगह को छू नहीं सकती हूँ और छू लिया तो मुझे यहाँ 1 महीना रहना होगा। पर मैं आपको संदेश भेजती रहूंगी। जैसे ही गेटवे सिटी में हेरोन बन जाएगा। मैं टेट्रासेट से लड़ी और मैंने उसे हराया, वो भी आपके बनाए लाशों से। तो अब मैं आती हूँ। ये कहते ही डियाना वहां से चली जाती है। एंड दैट्स इट। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।